अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द नोज़ के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मकबूलियत हासिल कर रही है, लेकिन जो गलतियाँ वो कर रही है अगर वो उसे दोहराती रहेगी तो फिर ये मकबूलियत उसके लिए वबाल भी बन सकती है, यानी उसकी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और इससे सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए मज़ीद मुश्किल होती जाएगी। जी हाँ, मेरा इशारा उसी तरफ था जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही थी और उस मुहिम को जो है इस तरह से पेश किया जा रहा था जैसे वो मुहिम अमेरिका मुखालिफ चलाई जा रही है, लेकिन दरअसल उस मुहिम में पाक फ़ौज को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और मुसलसल पाकिस्तान की अहम पॉलिसियों पर तनकीद की जा रही थी, जिसका सख्ती से नोटिस लिया गया है। जी हाँ, ये नोटिस कल पाक फ़ौज की तरफ से लिया गया है और आज के तमाम अखबारात की लीडिंग स्टोरी भी यही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लीडिंग स्टोरी भी यही है। और उनके अल्फाज क्या हैं मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ये अखबारात आपके सामने भी हैं कि उनमें क्या लिखा गया है और कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये स्टेटमेंट आया है। ये कहा गया है कि मनफी प्रोपेगेंडे पर फौज को सख्त तशवीश है, इसका सख्ती से नोटिस लिया जाता है, फौज और अवाम में तकसीम की मुहिम इसे करार दिया जाता है और प्रोपेगेंडे का मकसद सिविल सोसाइटी और इदारे के दरमियान खलीज पैदा करना है और पाक फौज कोई भी समझौता किए बगैर रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी और कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के अज़म का आदा भी किया गया है इस अहम तरीन स्टेटमेंट में जो अहम तरीन इजलास के बाद जारी हुई। उसके अलावा एक और ख़बर इसी के साथ जुड़ी हुई है और वो ये है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने वाले मकसूद आरिफ नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह की मुहिम चला रहे थे। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये फैसला किया गया है कि अपने सोशल एक्टिविस्ट की कानूनी मुआवनत जो है वो की जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि इसे इदारे की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस तरह की मुहिम का हिस्सा जो लोग बन रहे हैं वो इससे बाज रहें, वरना उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हमने इसी बात का हवाला दिया था उस वक्त और ये कहा था कि जो गलतियां साबिक दौर में हुई हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये गलतियां दोहराएगी और फिर उसकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का हमने हवाला दिया था, उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की थी, उससे पहले उन्होंने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के बाद एक बड़ी खलीज पैदा हो गई थी। उस खलीज को कम करने में मियां शहबाज शरीफ ने बहुत हद तक किरदार अदा किया है और उसके बाद जाकर मामलात कहीं अफाम तफहीम से हल होने की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से अवामी मकबूलियत के साथ आगे जा रही है, उससे ये ज़ोम है कि शायद उसके पास अवाम की एक बड़ी तादाद है, इस वजह से वो कोई भी बात खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना खुद सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इससे पहले एक बड़ी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है और वो पार्लियामान से इस्तीफे दे चुकी है, लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक वो इस्तीफे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल नहीं हुए, बल्कि अभी तक वो कायम मकाम स्पीकर कासिम खान सूरी के पास हैं। जैसे ही वो इस हवाले से अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे फिर वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाएंगे और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से फिर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। अब देखना होगा कि ये इस्तीफे मंजूरी के लिए आगे जाते हैं या फिर रोक लिए जाते हैं और इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कल ऐलान कर दिया है कि वो अब मुल्क की जलसे करेंगे। पेशावर में जलसे का उन्होंने ऐलान किया है, उसके बाद कराची में जलसे का ऐलान किया है, उसके बाद उन्होंने लाहौर में जलसे का ऐलान किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, उन्हें इस बात का गुस्सा है, इस बात का दुख है और इसी वजह से वो इसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको खामोशी इख्तियार करनी होती है, या फिर अगर आपके अंदर से आवाज़ें उठ रही होती हैं
تو انہیں خاموش کرانا، انہیں طریقے سے سمجھانا بھی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری بہرحال عمران خان صاحب کو نبھانی پڑے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اگر سیاسی میدان میں کسی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف نے مقابلہ کیا ہے، لیکن اس مقابلے کی فضا کو اگر متاثر کر رہے ہیں تو وہ خود عمران خان ہیں، کیونکہ جب جذبات کی رو میں بہہ کر آپ اس طرح کے اقدام اٹھائیں گے تو اس سے نہ صرف آپ کا نقصان ہوگا بلکہ آپ کی اپنی پارٹی بھی متاثر ہوگی، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے عمران خان یہ نقصان کر چکے ہیں، اتحادی انہی کی انا کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں۔ جس انکار کی بات کی جاتی ہے دراصل وہ انا اور خود پسندی تھی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے، کیونکہ اتحادیوں کو شدید ترین تحفظات تھے، مسلم لیگ کاف کو سب سے زیادہ تحفظات تھے، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو تحفظات تھے۔ جب آپ مخلوط حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اتحادیوں کی باتیں ماننا پڑتی ہیں، یا پھر آپ 2018 میں یہ فیصلہ کرتے کہ آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانے کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور اگر عمران خان 2018 میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور حکومت نہ بناتے تو آج عمران خان ایک بھرپور توانا آواز بھی ہوتے اور 2023 کے انتخابات میں 2/3 اکثریت بھی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے، لیکن اس وقت صورتحال کافی زیادہ مختلف ہو چکی ہے۔ فی الوقت الیکشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے استعفے دیے جاتے ہیں تو پھر ضمنی الیکشن کروایا جائے گا، اور 1.5 سال کا جو عرصہ ہے اس سے مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد ہی نگران سیٹ اپ آئے گا، اور نگران سیٹ اپ کے بعد ہی پھر انتخابات ہوں گے، اور 2023 کے آخر میں جا کر عام انتخابات ہوں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کی سربراہی کی تقسیم بھی ہونی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر مستعفی ہوتی ہے تو اس کے پاس جتنی قائمہ کمیٹیاں تھیں ان کی سربراہی بھی اپوزیشن کے پاس چلی جائے گی، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہاتھ خود ہی کاٹے ہیں جذبات میں آ کر۔ اگر ابھی بھی عمران خان صاحب اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو انہیں مستقبل میں اس کا شدید ترین نقصان ہوگا، اور انہیں پھر اس بات کا احساس بھی ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر مزاحمت کی سیاست کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے اب میدان میں ہیں، لیکن مزاحمت کی سیاست میں اور نفرت کی سیاست میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نفرت کی سیاست میں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ ملکی مفادات کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو مزاحمت کی سیاست اس حد تک کی جائے کہ آپ اپنی سیاسی حریفوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں، ان کے ساتھ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، اپنا بیانیہ عوام کے سامنے رکھیں اور پھر آپ اقتدار میں آئیں۔ لیکن اگر آپ اس لائن پر چلیں گے جس پر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بہت سے مراحل جو ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں گے، اور پھر صورتحال شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسی صورتحال پر آ کر کھڑی ہو جائے جیسی 2001 کے موقع پر تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ عمران خان نے لوگوں کی وکٹیں گرائیں اور اس وقت کہا کہ لوگوں کا ضمیر جاگ رہا ہے۔ آج وہی لوگ واپس اپنی ان جماعتوں میں جا رہے ہیں، اور آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے اور اس بیرونی سازش کے ذریعے ان کی حکومت ختم کروائی گئی ہے۔ لیکن ابھی شہباز شریف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے گی کہ آیا خط میں کیا تھا اور کس حد تک باتیں درست تھیں۔ عسکری قیادت کو بھی بلایا جائے گا۔ فی الوقت میاں شہباز شریف اس تگ و دو میں ہے کہ اپنی وفاقی کابینہ کی تشکیل دیں اور اس کے ساتھ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ کریں، اسی وجہ سے مشاورت ہو رہی ہے۔ میاں شہباز شریف نے آتے ہی ہفتے کی ایک چھٹی کم کر دی ہے اور صرف اتوار کو چھٹی ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ٹائمنگ تھی اسے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور 10 بجے کے بجائے اب 8 بجے سرکاری دفاتر لگیں گے اور 3 بجے چھٹی ہوگی۔ اس سے پہلے 10 سے 4 رمضان المبارک میں ٹائم تھا، لیکن اب اس ٹائم کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پشاور موڑ تا ایئرپورٹ تک 4 سال سے میٹرو بس کا منصوبہ جو تھا وہ التوا کا شکار تھا،
उस पर भी फौरी तौर पर मियां शहबाज शरीफ ने काम करने का आगाज कर दिया है और ये हिदायत की है कि 5 दिनों के अंदर अंदर इसे मुकम्मल किया जाए। हफ्ते के रोज तक वो इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर उसका इफ्तिताह करेंगे। जराए का ये बताना है कि मियां शहबाज शरीफ ने सिर्फ 3 दिन दिए थे कि सिर्फ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर करना है, उसके बाद उस पर गाड़ियां चल सकती हैं, जिस पर मुतलका अफसरान की तरफ से कहा गया कि 3 दिन बहुत कम से कम 1 हफ्ता दिया जाए, तो 5 दिन जो है वो मियां शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अपने काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। मियां शहबाज शरीफ की एक बात बहुत अहम है कि वो बर वक्त ऑफिस न सिर्फ आते हैं बल्कि उन्हें काम कराने का हुनर भी आता है। आज सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद की सड़कों पर जिस तरह से सीडीए काम कर रही है, उससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि सुबह 7 बजे सीडीए के अहलकार सफाई कर रहे हों, सुबह 7 बजे उनकी गाड़ियां लगी हों, रोड्स की मरम्मत की जा रही हो और दीगर अमूर अंजाम दिए जा रहे हों। इसके साथ साथ नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम की, तो वहीं पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किए गए फैसलों के असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। उस दौर में जो करप्शन हुई है उसके भी अब जो है वो शाखसाने सामने आ रहे हैं। फिल वक्त एक कीमती हार का जो स्कैंडल है वो सामने आया है, जो एक दोस्त मुल्क की तरफ से वजीर आज़म इमरान खान को दिया गया था और वजीर आज़म इमरान खान ने अपने एक दोस्त जुल्फी बुखारी को दिया था और खबर के मुताबिक जुल्फी बुखारी ने वो लाहौर के एक ज्वेलर को 18 करोड़ में फरोख्त किया, लेकिन सिर्फ चंद लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। अब इस मामले की भी इंक्वायरी जो है वो FIA ने शुरू कर दी है और उसके साथ साथ दीगर कुछ और स्कैंडल्स हैं उनकी भी तहकीकात की जा रही हैं। तोशा खाना के हवाले से हमारे एक दोस्त इब्रार साहब ने एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया गया था और उनके घर पर छापे भी मरवाए गए थे, लेकिन इब्रार अपनी स्टोरी पर कायम रहे और आज जो इमरान खान के खिलाफ पहला केस खुला है वो भी तोशा खाना स्कैंडल ही है। अभी और बहुत कुछ सामने आएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम आपके सामने बेलाग तबसरे रखते हैं, इंशाअल्लाह इसका सिलसिला इसी तरह से और इसी गैर जानिबदारियत के साथ जारी रहेगा। मौजूदा हुकूमत जहाँ पे गलती करेगी उसकी भी निशानदेही करेंगे और उससे भी आपको आगाह करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।